पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। बाजारों के खुलने की तैयारी, प्री ओपनिंग सेशन में रुपए की भी शुरुआत होगी। बता दूं आपको संकेत क्या है। पहले तो रुपया कल बंद होता दिखा 66 रुपए 75 पैसे के लेवल के आसपास। कल देर रात अमेरिका में कमजोरी वाला सेशन था और आज एशियाई बाजारों में कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। एसजेएक्स निफ्टी 50 अंकों के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। 7700 के आसपास खुलने के संकेत। निक्के के बाजार 1% नीचे। हांगकांग में गिरावट थोड़ी ज्यादा है 400 अंकों की, और चीन के बाजार यानी कि शंघाई का इंडेक्स अगर आप देखें तो 1.5% नीचे। तो एशियाई बाजारों में कमजोरी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है सिमी भौमिक और विकास सेठी, और वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए आदित्य बिरला मनी के नेशनल डेरिवेटिव हेड हेमंत ठुकराल भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। हेमंत, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। 7700 के आसपास खुल जाए तो क्या करेंगे निफ्टी पर, तेजी या मंदी? देखिए अनिल जी, दो जो इम्पोर्टेंट डेटा पॉइंट्स है मेरे हिसाब से, एक जिस तरह से पुट कॉल रेशो कल 0.75 0.78 की रेंज में आ गया है, 0.73 हमारा 6 मंथ्स का लो है। दूसरा, एफआईएस ने कल 8 दिनों के बाद इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं 670 करोड़ के, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा साइन है, क्योंकि वो एक साइन है कि वॉलेटिलिटी जो है शायद वो यहाँ से ज्यादा ना बढ़े। और उसका दूसरा एक्सपेक्टेशंस ये हैं, क्योंकि उन्होंने कॉल्स बेचे हैं, कल सारा इंटरेस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में ऐड हुआ है और पुट्स नहीं खरीदे हैं। इसका मतलब ज्यादा मंदी यहां से नहीं लग रही है, ज्यादा तेजी भी नहीं लग रही है, बट इस लेवल पे शॉर्ट करने की सलाह या शॉर्ट नहीं करना चाहिए वो मैं सलाह दूंगा। इनफैक्ट अगर बाजार 76, 80, 77 के आसपास आ जाता है, आज जैसे अंदेशा है कि 77, 77.20 के आसपास खुले, तो मैं एक बाय करने की सलाह दूंगा फॉर अ टेक्निकल रिबाउंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ 7650। आप 78 का कॉल भी ले सकते हैं अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहें। 7680 77 से हमें एक रिबाउंड लगता है 7850 79 तक, तो ये एक टेक्निकल रिबाउंड होगा जिसमें मैं पार्टिसिपेट करने की सलाह दूंगा लोगों को ऑन द लॉन्ग साइड। 76, 80, 77 पे हम शॉर्ट करने की सलाह नहीं दे रहे हैं निफ्टी में। ओके, चलिए तो फिलहाल गिरावट में खरीदारी करिए। अनिल, करीब 7 लोग सुबह से सीएनबीसी आवाज पर ये कह चुके हैं कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, तेजी करनी चाहिए। 5 एक्सपर्ट्स जिनकी राय हमने दी, सिमी भी कह रही थी नीचे खरीदारी करनी चाहिए, और अभी हेमंत भी यही कह रहे हैं। हेमंत, आप जल्दी से बताइए, ये बताइए कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आप खरीदारी करना चाहेंगे, अपनी टॉप 3 पिक्स बताइए। देखिए, पहले मैं चूज करूंगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। बहुत ऑब्वियस रीजंस हैं, क्रूड लगातार मंदी में है और ये तीनों ही ओएमसीज लगातार इनके चार्ट स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ सजेस्ट करते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हिंद पेट्रो में अगर आप अब 825 का स्टॉप लॉस लगाएं, जो उसका एक ब्रेकआउट लेवल भी है अब, तो नेक्स्ट टारगेट 870 875 का बनता है और स्टॉप लॉस रहेगा 820 825 जोन का। दूसरा स्टॉक जो हम आज रेकमेंड कर रहे हैं वो एशियन पेंट्स है। कल स्टॉक में बहुत एक अच्छा मूव देखने को मिला है, और मूव भी ऑन द बैक ऑफ वेरी बिग ओपन इंटरेस्ट एडिशन। 7% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ ऐसी मार्केट में जहां किसी में भी ओपन इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ था, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। और स्टॉक कल 855 के ऊपर बंद हुआ है, जो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस था। तो एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 910 का टारगेट और 850 का स्टॉप लॉस लग रहा है। ये भी थोड़ा सा क्रूड पे डिपेंडेंट है। हमने देखा है कि कॉन्टेरियन चार्ट्स रहे हैं, जब भी क्रूड लगातार गिरता आया है, एशियन पेंट्स में हमेशा एक तेजी का माहौल जिसको बोलते हैं वो बना रहा है। और तीसरा मैं स्टॉक चूज करूंगा बैंकिंग में से। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि पूरा बैंकिंग प्रेशर में है, लेकिन इंडसइंड बैंक ने कल आउट परफॉर्मेंस दिया है, और अगेन ऑन द बैक ऑफ ओपन लॉन्ग पोजीशंस, जो मुझे एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि शायद ये बैंक अभी भी सारे बैंक्स को आउट परफॉर्म कर सकता है। और कल जिस तरह से 934 का लेवल इसने क्रॉस किया है ऊपर की साइड पे, डिलीवरी वॉल्यूम्स भी अच्छे मार्क हुए हैं, तो लग रहा है कि स्टॉक यहां से भी 980 990 जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं वहां जाने की तैयारी कर रहा है। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा थोड़ा सा टाइट, जो कल का लो था
935 के आसपास का, सॉरी जो कल का हाई था, जो रेजिस्टेंस पॉइंट तोड़ा 935 का, वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये राय इन 3 शेयरों पर खरीदारी की तरफ, हेमंत बुलिश है निफ्टी पर भी और साथ ही स्टॉक्स पर भी, जहां पर आज की कमजोरी में मौका मिलेगा खरीदारी का। लेकिन कमजोरी उतनी दिख नहीं रही है प्री ओपनिंग सेशन में। अगर आप देखें तो महज 33 अंक नीचे सेंसेक्स है, निफ्टी पर कमजोरी सिर्फ 7 अंकों की है इस वक्त। लेकिन रुपए में कमजोरी है, 66-85 का लेवल इस वक्त रुपए का आपके सामने, लगभग 1/4% के आसपास की कमजोरी रुपए में होती हुई दिख रही। तो रुपए की चाल पर भी नजर डाल ली जाए और राय ले ली जाए कि रुपए में आगे किस तरह का रुझान रह सकता है। हमारे साथ केता कुरकुटे फोन पर शामिल हो रही है रुपए की चाल पर ही बातचीत करने के लिए। केता, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप इस वक्त रुपए पर और क्या रेंज देख रही हैं आप? जी गुड मॉर्निंग। रुपये पे प्रेशर थोड़ा बरकरार रहेगा। इक्विटीज में सेल ऑफ है FIS का, एंड यूजुअली दिसंबर मंथ में आउटफ्लोज रहते हैं मार्केट से। एशियन करेंसीज भी काफी वीक है। रुपये में प्रेशर रहेगा, ये शायद एक 67-20 तक का एक लेवल टच कर सकता है। लास्ट टाइम यही लेवल से समथिंग 67 से RBI का थोड़ा इंटरवेंशन था, तो मार्केट वुड बी एक्सपेक्टिंग काइंड ऑफ इंटरवेंशन। बट अगर इक्विटीज में प्रेशर बना रहता है तो आई थिंक 67-20 इज ऑन द कार्ड। ठीक बात है, तो रुपए में फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये बताएं कि 15-16 दिसंबर तक क्या आपको लगता है कि रुपया 67.5, 68 की रेंज तक जा सकता है? क्योंकि अब लोग ये मानकर ही चल रहे हैं कि ब्याज दरें तो बढ़ी जाएंगी, और अगर माफ कीजिएगा अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती तो फिर रुपए का क्या लेवल होगा? मार्केट ने ये जो 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक एक्सपेक्टेड किया है, 80% ऑफ द मार्केट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन द प्राइस। बट मार्केट फोकस करेगा कि आगे की जो रेट हाइक्स रहती है यूएस में, वो ग्रेजुअल रहेगी या उसमें भी स्पीड रहेगा, उस बेसिस पे करेंसी मूवमेंट रहेगा। ये शायद 15-16 तक आप एक 67.50 to 66.50 की इतनी वोलेटिलिटी मार्केट में रह सकती है, ये आप लेवल एक्सपेक्ट कीजिएगा। ओनली फ्यूचर इंडिकेशन अगर येलेन फेड पर्सन कुछ देते हैं कि स्पीड रहता है या ग्रेजुअल रहता है, उस बेसिस पे इमर्जिंग मार्केट करेंसी सब रिएक्ट करती है। बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा 67.20, 67.50 प्रेशर में रुपये वहां तक जा सकता है। ओके, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो देखिए 2 दिनों से आप डॉलर को देख सकते हैं, यहाँ पर मजबूती देखने को मिल रही है और रुपया अब 5वें दिन कमजोरी के साथ कारोबार करता हुआ। रुपए की कमजोरी से रिलेटेड अगर कोई प्ले लेना हो विकास, तो आप किस पर बेट करेंगे? क्योंकि हमने कल भी देखा था IT और फार्मा अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे थे, क्या ये 2 सेक्टर्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? अब बिल्कुल हेमंत, कल भी हमने देखा बाजार में गिरावट थी, बट आप चुनिंदा जो IT स्टॉक्स है जैसे विप्रो है या HCL टेक है, इस तरह की कंपनियों में काफी पॉजिटिव रुझान था। और वहीं फार्मा में भी अगर देखें तो सन फार्मा, ल्यूपिन या डॉक्टर रेड्डी और इस तरह की कंपनियों में अच्छा पॉजिटिव रुझान था। तो मुझे लगता है रुपए की गिरावट पे अगर जो सेक्टर्स पे बेट करना चाहिए वो IT और फार्मा होंगे, और यहाँ पे मुझे लगता है कि आज भी रुझान पॉजिटिव ही रहना चाहिए। ओके, फिलहाल रुझान पॉजिटिव रहने की संभावना है। लेकिन एक और स्टॉक जहां पर रुझान पॉजिटिव हो सकता है, मिंडा कॉर्पोरेशन। सिमी चार्ट देखकर बताएं क्या खरीदारी की राय है, क्योंकि कोटक सिक्योरिटीज की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, इन्होंने यहां पर कवरेज शुरू किया है 110 रुपए के लक्ष्य के साथ, और कुछ बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े फंड की खरीदारी हुई थी पिछले हफ्ते। बताएं चार्ट क्या कह रहे हैं, क्या मौका है खरीदारी करने का? यदि हाँ तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट दीजिए। देखिए अनिल जी, अभी भी चार्ट्स पर उतना कुछ अच्छा सिचुएशन तो नहीं है। हाँ, ओवरऑल ये स्टॉक एक रिकवरी मोड में है, बट अगर सपोर्ट लेवल्स बताए तो मुझे लगता है कि करंट लेवल से काफी नीचे हैं। मेजर सपोर्ट अराउंड 80 to 78 के बीच में है। अभी ये स्टॉक 88 के आसपास है, तो यहाँ से अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे तो स्टॉप लॉस वाइड लगाना पड़ेगा 78 के नीचे, और टारगेट अगर ये स्टॉक 95 से 98 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा तो 120 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है। पर करंट लेवल पर बाइंग एटलीस्ट टेक्निकली सपोर्ट नहीं करता है। ITC पर हेमंत आपसे राय लेना चाहूंगा। हमने देखा था कल तेज प्रेशर देखने को मिला, 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज को भी इसने क्रॉस करके नीचे चला गया 3 दिन में 10% टूटने के बाद। आज क्या ट्रेड लेंगे आप? उछाल की तरफ खेलेंगे या आपको लगता है हर उछाल में बिकवाली ही करनी चाहिए? देखिए, मैं ये चीज मानता हूं कि ये स्टॉक में प्रेशर जो है वो काफी बढ़ गया है, क्योंकि कल बहुत शॉर्ट्स के साथ और बहुत डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के साथ ये फॉल आया है, और क्योंकि न्यूज नेगेटिव है। देखिए सबसे बड़ी बात है वो सेंटीमेंट भी नेगेटिव कर रहा है स्टॉक का। 300 पे बहुत ज्यादा पुट राइटर एक्टिव है हेमंत, तो मुझे नहीं लगता स्टॉक 299
और 303 का घर तोड़ेगा डाउन साइड पे, तो वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा अगर मैं उसका प्रीमियम एवरेज प्रीमियम एडजस्ट करूं तो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसमें अब बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। बेटर है हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हैं वो स्टॉक ज्यादा बेटर लग रहे हैं। 320-325 के ऊपर मुझे आईटीसी जाता हुआ नहीं लगता है, तो वहां जाए तो दोबारा भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। वीक हो गया है चार्ट काफी और डेटा भी काफी एग्रेसिवली शॉर्ट पोजीशंस बनी है, तो 303 पे सपोर्ट और 325 पे रेजिस्टेंस, ये दो लेवल्स पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑटो एंसिलरी शेयरों में कहीं कोई मंदी की पोजीशन बनाई जा सकती है हेमंत, भारत फोर्ज या फिर मदरसन सुबी, अगर आपको लगता हो? देखिए, दोनों में से ज्यादा वीक अभी भी अनिल जी भारत फोर्ज लग रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, एक तो स्टॉक अब 860-870 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है, दूसरा लगातार स्टॉक पे जब भी मैं देख रहा हूं ऊपर जाता है शॉर्ट पोजीशंस बननी शुरू कर देती हैं, और तीसरा कल 830 के नीचे और उसके आसपास बंद आना, तीनों ही चीजें मेरे ख्याल हिसाब से नेगेटिव हैं। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 785-790 का है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक वीक लग रहा है। लेकिन मैं यहां बिफोर कोई भी शॉर्ट बनाए ट्रेडिंग के लिए, एक तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें 845 रुपए का, क्योंकि स्टॉक ओवरऑल अगर आप मीडियम टर्म चार्ट देखें तो बहुत करेक्ट हो चुका है ऊपर से, तो और 780-85 आए तो अपना शॉर्ट डेफिनेटली काट ले, वहां से एक टेक्निकल रिबाउंड आराम से बन सकता है। चलिए, एरोस इंटरनेशनल के स्टॉक पर भी आज नजर होगी। इकरा ने इसके जो बॉन्ड ऑफरिंग है उसको डाउनग्रेड किया है, AA- से A+ इन्होंने किया है, और हमने देखा है इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार में जो इनकी पेरेंट कंपनी है उसको लेकर चिंताएं बनी हुई हैं, तो देखना होगा वो स्टॉक आज किस तरह से खुलता है। लेकिन यहाँ पर ये भी आपको बताना चाहूंगा, भारत फोर्ज की आज एक एनालिस्ट मीट भी होने वाली है जिसमें बाबा कल्याणी बात करने वाले हैं, तो उनकी कमेंट्री पर भी आज जरूर नजर होगी। विकास, फंडामेंटली आपको ये शेयर कैसा लगता है, क्योंकि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में हम देख रहे हैं बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज इसके ऊपर नेगेटिव हो रहे हैं, नीचे के टारगेट्स दे रहे हैं, ट्रक्स को लेकर कंसर्न है। हालांकि आज देखना होगा बाबा कल्याणी क्या सफाई देते हैं, क्या बात करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्या सुनना चाहते हैं बाबा कल्याणी से? देखिए हेमंत, स्टॉक में हमने ऊपरी लेवल से बहुत ज्यादा गिरावट ऑलरेडी देखी है। स्टॉक में यहां से भी और थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, बट जैसे अभी टेक्निकली भी हेमंत बता रहे थे कि स्टॉक में अगर और गिरावट आती है तो वहां पे शॉर्ट पोजीशंस को कवर करना चाहिए। आई विल गो विद दैट। मुझे लगता है कि जब अगर गिरावट आती है तो स्टॉक में खरीदारी करने का मौका होगा। फंडामेंटल्स अच्छे हैं कंपनी के, फिर जो डिफेंस में भी इनका एक जो कारोबार है वहां से काफी अच्छे ग्रोथ की उम्मीदें हैं, और मुझे याद आता है कि आने वाले 1-2 दिनों में यूएस में भी डिफेंस को लेके इन सब कंपनियों की एक मीटिंग है वहां पे, तो उससे भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए। ये शायद मीटिंग परसों की है, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पूरे डिफेंस की कंपनियां हैं जैसे L&T है या भारत फोर्ज है या आपके टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो इन सब में देखने को मिलेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि अब यहां से शॉर्ट करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और अगर गिरावट आती है तो वहां पे इस स्टॉक में खरीदारी करने का ही मौका होगा। यहाँ पर गिरावट में खरीदारी करें, भारत फोर्ज में ये राय आती है। लेकिन मेटल्स में कहीं कोई शॉर्ट बनता है वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि जिस तरह से क्रूड के दाम कमजोर हुए, कमोडिटीज के दाम कमजोर हैं, हेमंत कोई ट्रेड होता है तो बताइए। देखिए अनिल जी, एक्चुअली बिल्कुल ऑपोजिट रहे हैं मेटल स्टॉक्स। आई विल पुट इट दिस वे, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो टाटा स्टील बाय करने की सलाह दूंगा अगर 235 के आसपास वो स्टॉक मिल जाता है वापस से, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। अब तो 225-230 का स्टॉप लॉस लगाइए, और 235 से मुझे वापस 252 का टारगेट उसमें नजर आ रहा है। किसी भी मेटल स्टॉक में लास्ट 4-5 डेज में शॉर्ट पोजीशंस नहीं बन रही हैं। कल थोड़ा अनवाइंडिंग देखने को मिला है, बट मेरे ख्याल से ये भी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। किसी का भी चार्ट भी वीक नहीं लग रहा है, तो मैं अभी मेटल्स में शॉर्ट नहीं जाऊंगा। और मैं जैसे बोला, मेरे को अगर डिप्स पे मिलता है तो मैं तो टाटा स्टील लॉन्ग करने की सलाह दूंगा। तो सरकार सोच रही है कुछ सेफगार्ड्स और लगाए जाएं ताकि सस्ता इंपोर्ट जो भारत में हो रहा है वो रुक सके। देखना होगा सरकार की तरफ से क्या खबर निकल कर आती है अगले कुछ दिनों में। लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी टायर्स पर भी, रेडियल टायर्स पर भी लगाने की बात सरकार कर रही है, और काफी समय से इस पर विचार भी हो रहा है। हेमंत, अपोलो टायर या फिर दूसरा कोई टायर का स्टॉक आपको चार्ट्स पर कैसा लग रहा है, और एफएनओ में किस तरह की टायर्स कंपनियों में इस समय पोजीशंस बन रही हैं?
देखिए हेमंत, ज्यादा अगर मैं एक स्टॉक को निकाल दूं, सीएट जो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बाकी स्टॉक्स इतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, चाहे वो अपोलो टायर हो या एमआरएफ हो, लॉन्ग अनवाइंडिंग ही लगातार नजर आ रही है, बट सीएट अमेजिंगली बहुत स्ट्रांग लग रहा है। मेरे हिसाब से सीएट अगर 1020 का लेवल नहीं तोड़ता है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको 1070, 1080 देखने को मिल जाए। तो सीएट आई एम पॉजिटिव, बट एज अ सेक्टर मैं पॉजिटिव नहीं हूंगा टायर इंडस्ट्रीज पे, क्योंकि अपोलो और एमआरएफ में मुझे उतनी खरीदारी या कोई भी ऐसा बाइंग सिग्नल नहीं मिल रहा है। डोनियर, इस स्टॉक पर आपसे राय लेना चाहता हूं सिमी, क्योंकि कल आप देखिए एक बड़ा सौदा हुआ है, 20 लाख शेयर मेरिल लिंच ने बेचे हैं डोनियर के और 19 रुपए 63 पैसे। मेरा आज प्री ओपनिंग सेशन में मैं देख रहा हूं कि ये स्टॉक 9% ऊपर नजर आ रहा है। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक पर? क्या कहीं कोई एक्शन है, मौका बनता है ट्रेड करने का, या फिर उछाल में बिकवाली करके निकल जाए? देखिए, मुझे लगता है कि एक अगर चार्ट देखेंगे तो चार्ट में उतना कुछ मतलब एक कंसोलिडेशन तो हो ही रहा है, पर ऊपर में कितना ऊपर खुलेगा ये देखने को मिलेगा। अगर बहुत ज्यादा भी तेजी आता है तो 22 का लेवल का नजर में रहेगा। 22 का लेवल क्रॉस करने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम आएगा और मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर कोई मतलब एंट्री फ्रेश ले रहे हैं तो बहुत रिस्की है। स्टॉप लॉस 20 के नीचे लगाना पड़ेगा, 22 के ऊपर का एंट्री होगा और 25 से 26 का टारगेट आ सकता है, या करंट लेवल पर अगर कोई ले रहा है तो 17 के नीचे स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन के ट्रेड्स अब सेटल हो चुके हैं। 40 अंक नीचे सेंसेक्स खुलेगा, इस तरह के संकेत देखे जा रहे हैं और 26 अंक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिलेगी। 7740 के आसपास निफ्टी खुल सकता है। बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, ये वो स्टॉक हैं जो मजबूती के साथ खुलेंगे। तो कच्चे तेल का थीम साफ तौर पर आज प्ले आउट होगा। जिन कंपनियों को फायदा होगा उनमें तेजी देखने को मिलेगी और जिनको नुकसान होगा, केन और ओएनजीसी देखिए इनको नुकसान होगा, ये नुकसान के साथ दबाव के साथ आज खुलेंगे। केन इंडिया के ऊपर आपसे राय लेना चाहता हूं। ये बताइए हेमंत, सदाबहार शॉर्ट है, जब से आप देखिए कच्चा तेल फिसल रहा है, इस स्टॉक की हालत क्या हो गई है? आज भी प्रेशर देखने को मिलेगा और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लगातार दबाव है। क्या अगर एक शॉर्ट ढूंढना हो तो ये वो हो सकता है, या आपको लगता है कि शॉर्ट तो करना ही नहीं चाहिए इस समय बाजार पर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि शॉर्ट नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो स्टॉक स्ट्रांग नहीं हो उनको अवॉइड कर लीजिए भी बेटर है। दैट इज द बेस्ट वे टू अप्रोच मार्केट व्हेन इट इज अप्रोचिंग अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट। जहां तक अगर केन की बात, देखिए केन अगर आज 132 133 के नीचे रह जाता है तो मेरे ख्याल बहुत खराब हो सकता है। वापस 123 120 का लेवल आराम से देख सकता है और ये बिल्कुल ऑपोजिट रहा है ओएमसीज के, बिल्कुल ऑब्वियस फैक्ट है। और कल भी शॉर्ट पोजीशंस बनी हैं और अगर क्रूड 35 तक लगता है तो मेरे ख्याल केन भी 125 124 आना चाहिए। मैं देख रहा था ये स्टॉक 2 साल का चार्ट मैंने जस्ट खोला है और 370-75 रुपए चला करता हुआ स्टॉक। जबरदस्त वेल्थ डिस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं कि लोगों के पैसे खत्म किए हैं केन इंडिया के स्टॉक ने, वो आपके सामने इस वक्त 130-32 का लेवल आ चुका है। लेकिन चलिए, भारतीय बाजारों के खुलने की तैयारी कंटिन्यू। सेशन में पैनिक नहीं है, मामूली कमजोरी है। प्री ओपनिंग सेशन में हम काफी बेहतर हैं दुनिया भर के दूसरे बाजारों के मुकाबले में। ये संकेत साफ दिख रहा है, शायद इसकी वजह है कि कल के आंकड़े उतने बुरे नहीं है एफआईज के, खासतौर से वायदा बाजार के, कैश मार्केट के, उसके चलते शायद एक कुछ शुरुआत होती दिखे। 80 अंक नीचे खुला है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 30 अंकों का, ये है पहली टिक पर। 1/4% से कुछ ज्यादा की कमजोरी के साथ बाजार खुलते हुए दिख रहे हैं। 90 अंक नीचे अब सेंसेक्स और निफ्टी 30 अंक नीचे इस वक्त आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी पर नुकसान 0.5% का, लगभग 80 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर दिखेगा। तो कमजोरी के साथ शुरुआत हुई, लेकिन पैनिक जैसी बात नहीं है जैसा कि दुनिया भर के बाजारों में दिख रहा है। केन इंडिया 2% के नुकसान के साथ टॉप लूजर, डॉक्टर रेड्डीज में 2% का नुकसान, हिंडाल्को वेदांता जैसे शेयरों में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। ओएनजीसी 1% कमजोर है। सीमेंट शेयरों में अंबुजा एसीसी ने कमजोर शुरुआत की और प्राइवेट बैंक्स में यस और आईसीआईसीआई कमजोर खुलते हुए दिख रहे हैं। मजबूत क्या है? बीपीसीएल 1% ऊपर, टाटा मोटर्स भी लगभग इतना ही ऊपर और एशियन पेंट्स में 0.5% की मजबूती। कुछ आईटी शेयरों में खरीदारी का रुझान दिख रहा है। विप्रो, एचसीएल टेक, इन्फोसिस और टीसीएस हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं। बड़ी तेजी नहीं है लेकिन खुले हरे निशान में। आइए वायदा कारोबार की तरफ। चाय के दाम बढ़ने की खबर पर मैक्लियोड रसल 2% के गेंस के साथ टॉप गेनर इस वक्त वायदा कारोबार में। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स डीवीआर मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। जेपी एसोसिएट के लिए फिर से खबरें आ रही कि अपना सीमेंट कारोबार बेचने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक में 1.5% की मजबूती। एचपीबीपी आईओसी मजबूत है। आईआरबी इंफ्रा के लिए एक
बड़ौदा अहमदाबाद हाईवे का इनका जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। स्टॉक आधा % ऊपर खुला है। कमजोर शेयरों में भाई केन इंडिया, वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयर हैं जो नीचे खुलते हुए दिख रहे हैं, लेकिन बाजार इस वक्त खुलते हुए दिख रहे हैं कमजोरी के साथ, लेकिन स्टेबल से कहे जा सकते हैं। 20 अंक नीचे निफ्टी और सेंसेक्स 90 अंक नीचे। हेमंत, कहाँ नजर है आपकी? ऑटो कंपनियों पर नजर है। टाटा मोटर्स देखिए सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला स्टॉक। टाटा मोटर्स के डीवीआर में भी मजबूती के साथ कारोबार होने की शुरुआत हो चुकी है। नवंबर के जो जेएलआर के बिक्री के आंकड़े आए थे वो अच्छे आए। मॉर्गन स्टैनली ने इसको टॉप पिक कहा है। आप देखिए दोनों ही शेयर मजबूत खुले और ये दोनों ही शेयर ऐसे नहीं है कि खाली इकलौती तेजी दिखा रहे हो। आप देखिए हीरो मोटोकॉर्प आधे % ऊपर, बजाज ऑटो आधा % मजबूती के साथ। तो पूरा का पूरा ऑटो पैक आज सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला एकमात्र सेक्टर कहा जा सकता है। और दूसरा सेक्टर जैसा कि हम कह भी रहे थे, रुपए में अगर कमजोरी देखने को मिलेगी, डॉलर अगर दूसरे दिन लगातार मजबूत होगा तो आईटी कंपनियों को फायदा होगा। आप देखिए इन्फोसिस, HCL टेक, ये विप्रो, इवन ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो मजबूती के साथ खुले हैं। इसके अलावा आप देखिए चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही है। केन इंडिया 2.5% नीचे, ONGC में प्रेशर है। इवन वेदांता आप देखिए आज प्रेशर दिखा रहा है। और काफी सारे छोटे मझौले शेयर हैं जो एक्शन में आज भी देखने को मिल रहे हैं। चाय कंपनियों की बात अनिल आपने करी ही। हैरिसन मलयालम अब 5.5% ऊपर हो चुका है। आसाम कंपनी देखिए 9% ऊपर। काफी सारी लंबी लिस्ट है चाय कंपनियों की जहां पर एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एविएशन शेयरों पर नजर रखी है। जेट, जिसकी बात सिमी कह रही थी कि ये शेयर उनको पसंद है। और स्पाइस जेट पर भी नजर डालिए। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है कमजोर बाजार में, ये शेयर जेट और स्पाइस जेट दोनों 2% ऊपर खुले हैं। इंटरग्लोब एविएशन पर भी नजर रखे हैं। कल 3% की गिरावट वहां पर देखने को मिलती। देखते हैं आज इसकी ओपनिंग कैसी हुई है। आज सेंटिमेंट के लिहाज से कच्चे तेल का फैक्टर यहां पर काम कर रहा है। पेंट्स कंपनियों पर नजर डालेंगे, देखेंगे वो किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। खासतौर पर एशियन पेंट्स कल की शानदार 4% मजबूती को देखिए आज भी मेंटेन करने में सक्षम है। आधा % ऊपर ये खुला है। बर्जर पेंट्स, कंसाई नेरोलैक, इस पूरे के पूरे पैक पर नजर होगी, देखेंगे वहां पर किस तरह से ओपनिंग हुई है। बर्जर पेंट्स भी देखिए 2% ऊपर। कंसाई नेरोलैक के स्टॉक पर भी देखेंगे किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कच्चे तेल में जो गिरावट 7 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है वो पूरी की पूरी थीम आज प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है। मेरी नजर इस वक्त निफ्टी पर जहां 7,750 पर आ चुका है। निचले स्तर से रिकवरी की कोशिश होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स किसी भी वक्त आपको हरे निशान में आता हुआ दिखेगा। तो हमारे सुबह से सारे एक्सपर्ट्स एक राय दे रहे हैं और हम भी ये कह रहे थे कि 7,700 के नीचे जाना बेहद मुश्किल है। ये वो लेवल से जहां पर खरीदारी का मौका है, न कि बिक वाली का। और आप देखिए किस तरह से बाजार रिकवरी देने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। कुछ स्टॉक जो एक्शन में 3i इन्फोटेक, कर्ज और FCCB की रिस्ट्रक्चरिंग को बोर्ड ने मंजूरी दी। स्टॉक 14% चढ़ा है। हालांकि छोटी प्राइस का शेयर है इसलिए परसेंटेज में आपको ज्यादा दिखेगा, लेकिन 14% ऊपर है। डोनियर की बात हम कर रहे थे। मैरिल लिंच ने यहां पर 20 लाख शेयर बेचे थे, लेकिन स्टॉक में आप देखिए अब 9% की तेजी होती हुई दिख रही है। मिंडा कॉर्पोरेशन यहां पर भी 5% के आसपास की तेजी। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से इस स्टॉक पर कवरेज शुरू हुआ है। खरीदारी की राय उनकी आती हुई दिख रही है। हाईटेक गियर्स की बात कर रहे थे जहां पर बड़े इन्वेस्टर्स ने कल खरीदारी की है, बड़े सौदे हुए। 4.5% की बड़ी तेजी। और विकास सेठी भी हमारे एक्सपर्ट वो भी कह रहे थे कि हाईटेक गियर में खरीदारी कीजिए आज के लिए भी और निवेश के लिहाज से भी। जेपी एसोसिएट 3.25% ऊपर है। शार्प ये कल 20% के ऊपरी सर्किट पर था। शार्प इंडिया आज फिर से यहां पर मजबूत शुरुआत होती दिख रही है। एविएशन शेयरों को मत भूलिए। जेट, स्पाइस जेट ने दमदार शुरुआत की है आज के सेशन में। यह है रुझान इस वक्त के कारोबार का। 80 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में। निफ्टी 22 अंक नीचे इस वक्त। हेमंत, आप चूंकि कह रहे थे कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, यानी कि काफी नीचे खुलेंगे बाजार, तो फिर आप खरीदेंगे, बेचेंगे नहीं। कौन सा वो लेवल अब दिख रहा है आपको जहां पर आपको लगता है खरीदारी की शुरुआत करनी चाहिए? और फिर स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा डे ट्रेडर्स के लिए? मेरे हिसाब से 77 से 77.20 स्पॉट कभी भी आए, यहां से 15-20 पॉइंट अगर और करेक्ट होता है तो एक बहुत बढ़िया लेवल बन जाता है बाय करने का। और बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ मैं काम करूंगा 7650। और ऊपर की तरफ रिबाउंड मुझे लगता है 7850 से 79। तो यानी एक 150 पॉइंट से 200 पॉइंट का रिबाउंड बन सकता है। और आप मेरे ख्याल से पहला आधा घंटा देखिए, अगर बाजार वापस 7755 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो भी आप बाय कर सकते हैं, लेकिन तब मेरा रिवाइज स्टॉप लॉस होगा 77, 7650 नहीं। तो पहला आधा घंटा में ध्यान से देखिए। अगर यहां से गिरावट आ जाए
तो 77.20 तो परफेक्ट ट्रेड है एंटर करने के लिए। ओके, आईटीसी आप देखिए, ये स्टॉक ऑफ द डे था कल। जिस तरह से पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस में 10% की गिरावट देखी जा चुकी है, आज ये स्टेबलाइज हो रहा है। 0.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड कर रहा है। सिमी, कोई ट्रेड इंट्राडे के लिहाज से स्टॉप लॉसेस लगाकर लेना चाहेंगे? आप भी यही राय रख रही हैं कि इसको अवॉइड करना चाहिए और नीचे गिर सकता है? कल 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के नीचे पहुंच गया था। सिमी, आईटीसी पर आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या करना चाहिए? आपको आवाज पहुंच रही है? शायद कुछ दिक्कत हो रही है। हेमंत, थोड़ा मजबूत खुला जरूर है, 1% की मजबूती देखिए आप बढ़ रही है। हैवी वेट है ये स्टॉक। जिस तरह से खुला है, क्या संकेत आप पढ़ रहे हैं इसे देखकर? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा हेमंत, एक रिबाउंड हो सकता है, बाजार वापस से इसको ट्राई करे 320 तक ले जाने का, बट मुझे 325 का आंकड़ा पार करता हुआ आईटीसी नहीं लग रहा है। बहुत एग्रेसिव शॉट्स बने हैं मेरे हिसाब से। अगर ऊपर जाता है 320 तक तो शॉर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वापस एक बार 303 का लेवल देखने को मिल सकता है। 300 पे बहुत पुट राइटर्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आईटीसी इस एक्सपायरी में भी 300 या 303 का घर तोड़ेगा। तो अब बिकॉज कल इसने 325 तोड़ दिया है, तो मेरे हिसाब से वीकनेस है और हर हायर लेवल पे थोड़ा आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। आईटी शेयरों में थोड़ी थोड़ी खरीदारी आती हुई दिखी। विकास, अगर आप इरादा रखते हैं खरीदारी का तो बताएं, क्या खरीदेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसे तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो इन्फोसिस बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी का लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो बिना सोचे समझे इन्फोसिस में निवेश करना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म जो टेक्निकल्स के हिसाब से या जो जिस तरह की गिरावट हो गई है उसको देखते हुए मुझे करंट लेवल्स पे एक तो HCL टेक पसंद है और दूसरा विप्रो। तो विप्रो और HCL टेक पे इंट्राडे ट्रेड के लिए या 1-2 दिन के लिहाज से मुझे खरीदारी करने का मौका लगता है। ओके, चलिए, तो ये स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। आज जेपी एसोसिएट्स में 3% की तेजी आज देखने को मिल रही है। आईआरबी इंफ्रा 0.5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पैक आज फिर से थोड़ी सी मजबूती दिखा रहा है। जीएमआर इंफ्रा 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। तो इंफ्रा पैक सिलेक्टिवली कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं। नोसिल एक स्टॉक जहां पर कल जबरदस्त रैली देखने को मिली थी, आज देखिए ये दबाव में है। टाटा स्टील ने आज थोड़ी सी बैक सीट ली है, करीब 1% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। बल्कि पूरा मेटल पैक देखिए, वेदांता हो या फिर JSPL, ये पूरा का पूरा पैक। हिंडाल्को आप देखिए, मेटल पैक पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से आउट परफॉर्म कर रहा था, आज ठंडा पड़ा है। ऐसे मौके में हेमंत, मेटल पैक पर क्या राय होगी इस रैली के बाद? क्या कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा या आपको लगता है जितनी रैली होनी थी हो चुकी? कैसे अप्रोच करेंगे इसे? नहीं, देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे मेटल एज अ पैक के अंदर इतने शॉर्ट्स देखने को नहीं मिले और मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ टाटा स्टील पे, खासकर जिस तरह से पोजीशंस बनती आई हैं पिछले 3-4 सेशन से। तो मेरे को तो अगर, जैसे मैंने पहले भी कहा, 235, 238 के आसपास मौका मिले तो लॉन्ग करना चाहिए इस स्टॉक को। मुझे पूरा पोटेंशियल लग रहा है स्टॉक में एक बार 252, 253 तक जाने का। तो आई एम पॉजिटिव ऑन टाटा स्टील्स। बट ओवरऑल मेटल पैक में भी मुझे बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस देखने को नहीं मिली हैं, बट विद इन द मेटल पैक आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन टाटा स्टील। तो एक बात तो पक्की है कि यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद कर रहे हैं और उस लिहाज से 7,700 के नीचे की मंदी नहीं लग रही। लेकिन उस लिहाज से ये बताएं हेमंत, फिर बैंक निफ्टी को आप कैसे ट्रेड करेंगे और बैंक निफ्टी पर क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देखिए अनिल जी, मैं 2 ही लेवल्स देख रहा हूं बैंक निफ्टी में। अगर आप स्पॉट के हिसाब से देखें, 16,750 और 17,000। मार्केट ने कल भी कोशिश की 17,000 के ऊपर टिकने की, बैंक निफ्टी नहीं टिक पाया। आज 16,900, 16,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट मुझे इसमें नहीं लग रही है। आप अगर चाहें तो 16,850 के आसपास आए तो 17,000 का कॉल ले सकते हैं। और अगर एक बार बैंक निफ्टी 17,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू हुआ तो आपको 17,250, 17,300 तक का एक रैली देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से 16,800 बहुत बढ़िया लेवल है वापस से बैंक निफ्टी में आने का।
और विद इन द बैंक्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, विद इन बैंक्स इंडसइंड बैंक बेहतरीन पिक है। यहाँ पर जो टारगेट दिए थे वो 980 रुपए के दिए थे, इस शेयर पर आपकी नजर होनी चाहिए आज। लेकिन आप बाजार देखिए, एफएमसीजी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, सेक्टर अगर आप देखें, पीएसयू बैंक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, आईटी एज अ पैक अच्छा है, और ऑटो पैक, ये 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो बेहतरीन रैली आज के सत्र में दिखा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर दबाव देखने को मिल रहा है तो मेटल्स पर देखने को मिल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स 4 दिनों की तेजी के बाद थोड़े से आज थकते हुए नजर आ रहे हैं, और फार्मा शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। फार्मा शेयर ये वो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ये पहले 6 महीने, पिछले 6 महीने छोड़ दीजिए तो एक अच्छी रैली दिखाई है, लेकिन आज भी देखिए डॉक्टर रेड्डीज कमजोर है, सिप्ला कमजोर है। इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं हेमंत आप? यहां पर किस तरह से पोजीशंस बन रहे हैं? क्योंकि लोगों को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है जिन्होंने ऊपरी भाव पर इन शेयरों को खरीदा। इवन सन फार्मा देखिए, पिछले 5 साल क्या पैसा बना कर दिया, लेकिन पिछले 6 महीने काफी नुकसान वाले रहे। देखिए, मैं इसमें एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि इसमें अभी भी आपको मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा बाइंग देखने को मिलेगी। हालांकि मिड कैप स्टॉक्स में भी मैं एक ऑरबिंदो फार्मा से काफी डिसअपॉइंटेड हूं जिस तरह से चार्ट पैटर्न्स या पोजीशंस रहे हैं, बट आप एट द सेम टाइम अगर आप वोकार्ड फार्मा देखें, वो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आते ही बाइंग शुरू हो जाती है। मैं उस पर बहुत पॉजिटिव हूं। 1595 का हमारा स्टॉप लॉस है, और मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक दोबारा पोटेंशियल है 1730 1740 टेस्ट करने का। एक और स्टॉक मैं बोलना चाहूंगा जो काफी करेक्ट हो चुका है, वो है स्ट्राइड्स आर्कोलैब यानी स्टार फार्मा। वो भी काफी स्टॉक मैंने देखा, कोई शॉर्ट पोजीशन नहीं है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग थी और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला है स्टॉक में। अब स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास आ चुका है, 1335 के आसपास। अगर 1335 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलते हैं तो मेरे हिसाब से स्टॉक में पोटेंशियल है टू टेस्ट 1385 1390। तो स्टार और मैं वोकार्ड, इन दोनों पे फोकस रखना चाहूंगा। बाकी लार्ज कैप फार्मा मैं अभी अवॉइड करूंगा। उसमें भी मैं सिर्फ एक सलाह दूंगा कि सन फार्मा पे ध्यान रखिए, 800 में बहुत ज्यादा कॉल राइटर है, तो मुझे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लग रहा है सन फार्मा में 780 से 785 के बीच में। तो यहाँ पर स्ट्राइड्स आर्कोलैब, सन फार्मा जैसे शेयरों में खरीदारी का मौका बन सकता है। लेकिन रिकवरी की कोशिश अब बैंक निफ्टी की तरफ से भी होती हुई दिख रही है। 16,900 के लेवल पर बैंक निफ्टी आया है, तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी अब लौटती हुई दिख रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं बाजार में निचले स्तर पर सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है, और साफ तौर पर दिग्गजों में जो खरीदारी होती दिख रही है। इंडेक्स आपको बता दूं कौन से इंडेक्स आज बाजार में एक्शन में। एफएमसीजी इंडेक्स 0.5% मजबूत है, आईटी इंडेक्स 0.5% मजबूत है, बैंक और ऑटो इंडेक्स हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी ज्यादा जो है वो मेटल स्टॉक में आपको दिखेगी, और कुछ हद तक ऑयल एंड गैस शेयरों में ये इस वक्त का रुझान बाजार का आपको नजर आएगा। तो साफ तौर पर बेहतर एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, पीएसयू स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर बैंकिंग शेयरों में आज प्राइवेट सेक्टर के शेयर अच्छा नहीं प्रदर्शन दिखा रहे, लेकिन पीएसयू स्टॉक्स देखिए, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इनमें कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है क्या हेमंत? कोई ट्रेड यहां पर आप लेना चाहेंगे? हालांकि इंडसइंड बैंक भी आप देखिए, जो आपकी पिक है वो हरे निशान में ट्रेड कर रही है, यहां पर तो आपने तेजी की राय दी है, लेकिन पीएसयू में इन शेयरों पर क्या व्यू है? देखिए, काफी शॉर्ट पोजीशंस बनी है पिछले 3-4 दिनों में, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आना मेरे ख्याल इम्पोर्टेंट है। मैंने इंडसइंड बैंक सिर्फ इसलिए चूज किया हेमंत क्योंकि उसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही थी। जहां तक रह गई बात, अगर पीएसयू बैंक्स में से एक चूज करना है तो सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस जो हैं वो इस समय एसबीआई में है, जो पिछले 2 दिनों में 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। अगर आज एसबीआई 235 का सपोर्ट नहीं तोड़ता है और 245 के ऊपर ट्रेड करने लग जाता है तो बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। एसबीआई मेरे ख्याल से एक बहुत ही डिसेंट पिक है और काफी सेफ भी रहेगा इस रुझान में। तो अगर पीएसयूज में से एक बैंक चूज करना है तो मैं एसबीआई चूज करूंगा। ओके, सरकारी बैंक में से अगर कुछ खरीदना है तो वो एसबीआई सबसे टॉप पिक के तौर पर होगा। लेकिन कोल इंडिया, यहां पर क्या राय रखते हैं आप? विकास, आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि ऑफर फॉर सेल की बात जब से हुई तब से ये स्टॉक लगातार पिटता हुआ दिख रहा है। हालांकि अब खबरें ये भी आई कि शायद इस वित्त वर्ष में ना हो, मार्च 2016 के बाद आए, लेकिन स्टॉक आप देखिए हमेशा गिरते हुए नजर आ रहा है। जो कमोडिटीज में गिरावट है उसका असर है, ऑफर फॉर सेल की चिंता है, क्या है क्या और करना क्या चाहिए? 350 पर आ गया लुढ़क कर।
देखिए अनिल जी, शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल ये जो गवर्नमेंट का जो डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, 10% स्टेक इसमें डाइवर्स्ट करना है, उसका प्रेशर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और स्टॉक में शॉर्ट टर्म में मुझे कुछ ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता, बट एक बार ये जो हैंगओवर है ये खत्म होता है तो उसके बाद ये स्टॉक फंडामेंटली वैसे बहुत अच्छी कंपनी है, एक मोनोपोली बिजनेस है, कोल की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उन सबको देखते हुए फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और लंबी अवधि के लिए स्टॉक में अच्छा पैसा बन सकता है। बट मुझे लगता है जो ये डाइवेस्टमेंट का जब रहेगा उस दौरान जो स्टॉक के प्राइस या जो गिरावट देखने को मिलेगी उस दौरान इसमें लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहिए। विकास, एफएनओ में देखिए मैक्लॉयड रसल सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आज दिन देखिए साफ तौर पर हमने जैसा बताया था चाय कंपनियों का दिन हो सकता है। सुबह से ही स्टॉक 2020 से ही हम आपको बता रहे हैं ये बात। मैक्लॉयड में देखिए तेजी है, हैरिसन मलयालम में तेजी है, जयश्री टी में तेजी है। जयश्री टी तो 5.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। चाय कंपनियों पर आप ये बताइए, अगर एक स्टॉक अब आपको यहां पर चुनना हो तो देर हो चुकी है क्योंकि खुले मजबूत हैं, या आपको लगता है कि अभी भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं, और किसमें बनाएंगे फिर आप? देखिए हेमंत, हमने शो के दौरान पहले भी चर्चा करी थी, जो चाय के दामों में बढ़त हुई है वो बहुत ही पॉजिटिव है पूरे सेक्टर के लिए। और सेक्टर में जो तीनों कंपनियां हैं वही अच्छी हैं, मतलब मैक्लियोड रसल, जयश्री टी या हरिशन मलयालम। बट अगर मुझे एक स्टॉक को चूजना पड़े तो आई चूज करना पड़े तो आई गो विद मैक्लियोड रसल इन दिस स्पेस। और मैक्लियोड रसल में आप देखिए बेहतरीन तेजी बनती हुई दिख रही है और ये स्टॉक अब दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ दिखा है। 3.5% के आसपास की तेजी होती हुई नजर आ रही, तो ये एक बेहतरीन स्पेस है। वायदा कारोबार में आपने देखा है इस स्टॉक को हेमंत, और क्या राय है खरीदारी की? क्योंकि मैं देख रहा हूं न सिर्फ 3.5% स्टॉक मजबूत है बल्कि ओपन इंटरेस्ट देखिए 15% बढ़ा है आज। 15% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा काफी बड़ा है और वो भी शुरुआती 15 मिनटों में। देखिए डेफिनेटली थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट तो वापस आता हुआ लग रहा है, मैंने भी अभी डेटा चेक किया है। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि स्टॉक ने वापस से, अगर आप पिछले 7-8 दिन का भी चेक करिए तो 175, 176 स्टॉक वायलेट नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, बहुत स्ट्रांगली उसको सपोर्ट को ले रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर 175, 176 नहीं करता है तो बहुत ज्यादा चांसेस है 190 आने के। और मैंने इसको देखा, ये हेमंत का पिक भी है आज 2020 में तो मेरे ख्याल आज काफी चांसेस हैं हेमंत के जीतने के। चलिए बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। वक्त है आपसे विदा लेने का और विकास से भी विदा लेने का। शुक्रिया आप दोनों का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक माफ कीजिएगा। बात करेंगे अब IIFL प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के सीनियर हेड अमर अंबानी से, लेकिन उनसे पहले रजत राजगढ़िया भी हमारे साथ बिल्कुल हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के MD इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज रजत राजगढ़िया जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। रजत, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल तो बाजार के डायरेक्शन पर ही लेना चाहता हूं। बड़ा अहम महीना है दिसंबर का, एक और उम्मीद रहती है कि FIs की तरफ से खरीदारी होगी, फंड भी खरीदेंगे, अपनी NAV बढ़ाने के लिए आज से पैसा लगाएंगे, लेकिन वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। एक्चुअली क्या ट्रेड इस वक्त FIs की तरफ से हो रहा है, उनकी क्या रणनीति, क्यों वो इतनी बिकवाली कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज देखते हैं, सारी FIs से बातचीत करते हैं। गुड मॉर्निंग। अगर आप पिछले कुछ महीनों का ट्रेड देखो, जिस हिसाब से FIs ट्रेड कर रहे हैं, एक बहुत कॉमन ट्रेंड है जहां पर इमर्जिंग मार्केट्स एज एन एसेट क्लास से पैसा कंटिन्यूअस विड्रॉ होते जा रहा है। सो सिंस सारे FIs का इंडिया के अंदर एक काफी ओवरवेट पोजीशन रहा है, सो जब भी वो एक इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लास से पैसा निकालते हैं उतना ही सेलिंग उनको इंडिया में भी करना पड़ता है। सो जैसे हमने शुक्रवार को देखा, ऑलमोस्ट 1800 करोड़ का नेट सेलिंग नंबर था FIs का मार्केट से। पिछले 4 महीनों से कंटिन्यूअस उनका नेट सेलिंग फिगर चल ही रहा है। इस साल का, इस कैलेंडर ईयर का नेट बाइंग नंबर केवल $3 बिलियन रह गया है। और मेरे हिसाब से अगर आप जो FDI के स्टेक सेल्स हुए मार्केट में उसको एडजस्ट करोगे तो इस साल का नेट इनफ्लो नंबर एक्चुअली नेगेटिव हो गया मार्केट के अंदर। और इंडियन मार्केट शॉर्ट टर्म में हमेशा फॉरेन फ्लोज के ट्रेंड के ऊपर मूव करता है। जब तक ये आउटफ्लोज नहीं रुकेगा मार्केट में स्टेबिलिटी आनी मुश्किल है। और आपका अपना एक्सपेक्टेशन क्या है? फेड
चेयरपर्सन, क्या इस बार जेनेट येलेन ब्याज दरें बढ़ा देंगी? और अगर वो बढ़ाती हैं तो आपका अनुमान क्या है, इमर्जिंग मार्केट्स और भारत पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अब ये डिबेट शिफ्ट हो गया है। पहले ये डिबेट कुछ हफ्तों पहले तक चल रहा था कि वो दिसंबर में बढ़ाएंगे कि नहीं। अब ये डिबेट शिफ्ट हो गया कि दिसंबर में तो बढ़ाएंगे ही, उसके साथ उनका जो स्टेटमेंट आएगा उससे लोग 2016 के लिए क्या अनुमान लगाएंगे। सो अगले हफ्ते का जो रेट इंक्रीज है उसका प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100% ही है। सो उस पर हम डिफर नहीं कर रहे। अब उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा इमर्जिंग मार्केट्स में, ये लोग अनुमान लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये एक इवेंट एक बार हो जाएगा तो इसका स्केयर मार्केट से निकल जाएगा एंड देन लोग धीरे धीरे वापस बैक टू कंट्री फंडामेंटल्स फोकस करना स्टार्ट करेंगे। 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज दुनिया में इतनी हलचल नहीं मचाएगी जितना फियर ऑफ वो 25 बेसिस पॉइंट ने मचाया है, राइट। सो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते के रेट इंक्रीज के बाद हम मार्केट्स में थोड़ी स्टेबिलिटी देख सकते हैं एंड हो सकता है लोग देखना शुरू करें कि इंडिया में काफी पॉजिटिव्स इमर्ज हो रही है। सो काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस दौरान अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। तो रजत, फिर आपकी भी राय यही होगी कि इस गिरावट में जब हम 7,700 के करीब हैं, थोड़ा बहुत और अगर कमजोर हो जाए तो अब से लेकर फेड की मीटिंग तक क्या अच्छे स्टॉक्स चुनने का वक्त है ईयर एंड पर, या फिर नए साल की शुरुआत में तेजी की संभावनाएं बनती, उस लिहाज से निवेशकों को मौके ढूंढने चाहिए? देखिए, हमारे हिसाब से ये मौका काफी अच्छा है बिकॉज हम इंडिया में कुछ ग्रीन शूट्स ग्रोथ के डेफिनेटली देख रहे हैं। दूसरा, जिस हिसाब से तेल में गिरावट आ रही है, अब हम एक नया ट्रेंड ऑफ गिरावट देख रहे हैं। अभी तक तेल 45 से 55 के बीच में रेंज हो रहा था, अब ये एक नया रेंज ब्रेकडाउन हो रहा है एंड इससे हमारे फाइनेंसेस के ऊपर, हमारे डेफिसिट्स के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर और फायदा होगा। आरबीआई के लिए रेट कट करना इन दिस लो इन्फ्लेशन की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है और जिस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कंजम्पशन स्पेंडिंग हमको दिखा है अक्टूबर और नवंबर के महीने में, ये अगर 1-2 महीने और कंटिन्यू रहेगा तो मुझे लगता है काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस मार्केट में इस वक्त अवेलेबल है। चलिए, इस समय एक स्टॉक पर नजर रखिए, ट्री हाउस पर। और पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन से हमारी नजर है इस पर। पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार अपर सर्किट लग रहे थे और उससे पहले हमने देखा लोअर सर्किट लग रहे थे और आज देखिए वो अपर सर्किट का सिलसिला खत्म हुआ, लोअर सर्किट का सिलसिला शुरू हुआ है। लगता है 5% के लोअर सर्किट पर ये शेयर। देखिए आप, पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन, 7 ट्रेडिंग सेशंस का ये चार्ट है। रोज अपर सर्किट लगते थे, फिर 5% का सर्किट हुआ और अब आप देखिए आज पहला लोअर सर्किट लगा है। खुला मजबूत था लेकिन फिसला है ये स्टॉक 5% के लोअर सर्किट पर। कुल 1.5 लाख शेयर के आसपास ट्रेड हुए हैं, तो ये खतरनाक शेयर है, इस तरह लोगों को बचना चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे थे कच्चे तेल की। ये बताइए रजत, काफी सारे सेक्टर्स हैं जिसको फायदा होगा कच्चे तेल का। सबसे ज्यादा फायदा अगर आपको लगता है किसी सेक्टर को होगा तो वो कौन से सेक्टर होगा और कहां पर निवेश करना चाहिए फिर ऐसे में? मुझे लगता है एयरलाइन एज ए सेक्टर को काफी बड़ा फायदा होगा बिकॉज एयरलाइन कंपनीज में तेल का कॉस्ट एक काफी बड़ा कॉस्ट होता है, राइट। एंड जिस हिसाब से जो भी लिस्टेड कंपनीज, अब तो इंडिगो भी लिस्ट हो गई है, स्पाइस जेट और जेट एयरवेज ने पिछले 2 क्वार्टर के जिस हिसाब से नंबर दिखाए हैं, वो फायदा उनके लिए हर क्वार्टर बढ़ता ही रहेगा। तो एक एयरलाइन एक सेक्टर है जिसको अच्छा फायदा होगा। कंज्यूमर कंपनीज को फायदा होगा। हमने सितंबर क्वार्टर में देखा था कैसे काफी कंपनीज के मार्जिन्स काफी अच्छे आए थे। तो भले ही वॉल्यूम ग्रोथ लो रहा होगा बट मार्जिन ग्रोथ काफी अच्छा था। अब इस माहौल में अगर वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा पिक हो रहा है और मार्जिन अच्छे रहते हैं तो कंपनीज के रिजल्ट्स दिसंबर क्वार्टर और मार्च क्वार्टर में काफी अच्छे आ सकते हैं। ऑटोज कंपनी को फायदा होगा बिकॉज मारुति के लिए, टाटा मोटर्स के लिए, अशोक लेलैंड के लिए, इन सब के लिए डिमांड इन्वायरमेंट और अच्छा बढ़ता है। सो कच्चे तेल की गिरावट से एयरलाइन, कंज्यूमर कंपनीज, ऑटो कंपनीज, इन सब के नंबरों में अच्छा
फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन रजत, आप काफी समय से बुलिश रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों पर, HPBP, IOC जैसे शेयर आपने पसंद किए हैं और बहुत बेहतरीन तेजी भी हुई है। अब चूंकि ये लगभग आम राय हो चुकी है, क्रूड के दाम बढ़ने वाले तो है नहीं, कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे नहीं, क्या लगता है इतनी तेजी के बाद अब भी ये निवेश के लायक हैं? आपकी क्या राय है अभी इस सेक्टर पर? हमारा व्यू इस सेक्टर पे काफी पॉजिटिव है, बिकॉज हमें लगता है कि अब ये कंपनी धीरे धीरे अपने नॉर्मल बिजनेस मॉडल की तरफ मूव हो चुकी है। सबसे पहला फर्क इनमें आया जब इनके बैलेंस शीट में जहां पर काफी डेट जमा हो चुका था, वो अब धीरे धीरे कम के ऑलमोस्ट खत्म सा होता जा रहा है। दूसरा, अब इन कंपनीज में अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी पॉसिबल है। जो एक क्वार्टर में तेल में बड़ा ऊपर या नीचे आएगा तो वहां पर इन्वेंट्री लॉसेस गेन आएंगे, पर इनका जो कोर बिजनेस है मार्केटिंग का, वहां पर आप अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ देख सकते हो, अच्छी मार्केटिंग मार्जिन देख सकते हो और कैश फ्लोज अच्छे आएंगे। सो इन कंपनीज में आज के दिन इन्वेस्ट करने से इन्वेस्टर्स को इस साइकिल में डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी का इजाफा, बैलेंस शीट डेट से कैश टर्न होके अच्छे डिविडेंड मिलने का फायदा और प्लस वैल्यूएशन अभी भी ये सारी कंपनी 10 PE के आसपास ट्रेड कर रही है। इनका बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है। पिछले 10 साल इन्होंने काफी लॉसेस बेयर किए हैं बिकॉज ऑफ सब्सिडी। मुझे लगता है आने वाले 5 साल इनके लिए काफी अच्छे होंगे। रियल एस्टेट पर आपका क्या व्यू है? क्योंकि हम देख रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज एक ऐसी कंपनी है जो प्रोजेक्ट लॉन्च करती है और उसके 80% फ्लैट्स बिक जाते हैं। 300 अपार्टमेंट्स उन्होंने बेच लिए एक ही हफ्ते के अंदर अंदर। काफी लोग उसके ऊपर भी बुलिश हैं। पूरा पैक आपको कैसा लगता है और यहाँ पर क्या सिलेक्टिव होने की जरूरत है? आपको क्या पसंद है? मुझे लगता है रियल एस्टेट में आज के दिन अगर हम वहां फोकस करें जहां पर कंपनीज कमर्शियल रियल एस्टेट में अपटिक होने से बेनिफिट करेगी, वो स्पेस ज्यादा एक्साइटिंग हो सकता है। रेसिडेंशियल में हमें स्टिल लगता है कि अभी भी डिमांड सप्लाई मोर इन फेवर ऑफ सप्लाई है। सो प्राइसेस में आपको इजाफा नहीं मिलेगा एंड वॉल्यूम ग्रोथ एक कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे जहां पर आज गोदरेज के नाम के कारण या उनके लोग प्रोजेक्ट के कारण बिक जाएंगे, बट जनरली इन्वेंट्री लेवल्स आपको अच्छे बढ़ते दिख रहे हैं। बट कमर्शियल रियल एस्टेट, ऑफिस रियल एस्टेट जहां पर पिछले 5 साल से कंपनीज ने एक्सपेंशन नहीं किया है, उस स्पेस में आप देख सकते हो कि धीरे धीरे कंपनीज अपना निवेश करना शुरू करेगी, जगह खरीदेगी अपने एक्सपेंशन के लिए। सो चाहे आप बैंगलोर एज अ मार्केट देख लो, वहां पर जो कंपनीज बेस्ड है रियल एस्टेट में, हमको लगता है कि उन कंपनीज में अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा है। एंड दूसरा, जो कंपनीज ने अपने बैलेंस शीट को ठीक से मैनेज किया है इस साइकिल में, वो ही किसी भी अपटर्न का फायदा उठा सकती है बिकॉज उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोटेंशियल रहेगा। रजत, ये बताएं कि क्या जीएसटी बिल अगर इस सेशन में पास हो जाता है तो बाजार के लिए कितनी बड़ी तेजी का रीजन बन सकता है, कितनी तेजी हो सकती है आपके हिसाब से? दूसरी बात यह कि क्या अब भी जीएसटी पास होने की वजह से कुछ सेक्टर्स स्टॉक्स में पैसा लगाने का मौका है? देखिए, जिस हिसाब से हम सारे एक्सपर्ट्स से सुनते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, टैक्सेशन में हो, कंपनीज में हो, ऑलमोस्ट एक ऐसी राय बन रही है कि जीएसटी पिछले कुछ दशकों से इंडिया का एक सबसे बड़ा रिफॉर्म मानने लायक रिफॉर्म है। अगर ये इतना बड़ा रिफॉर्म है तो इसके इम्प्लीकेशन बहुत लॉन्ग टर्म तक आएंगे। जितना हम लोगों ने कंपनी से इंटरेक्ट किया है या आप लोगों के चैनल्स के थ्रू ही हमने जितना एक्सपर्ट से सुना है, ऐसा लगता है कि इंडिया का टैक्सेशन स्ट्रक्चर कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट। दूसरा, इसका लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इम्पैक्ट काफी अच्छा होगा और तीसरा, जीडीपी ग्रोथ को अच्छा बूस्ट मिल सकता है। ये सब चीजें आने में थोड़ी थोड़ी टाइम लगेगी, बट अगर ये इतना बड़ा रिफॉर्म है सो जहां हमने इतना वेट किया वहां पर हम थोड़ा और वेट कर सकते हैं, बट नंबर्स में इसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे करके आना शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है इससे एक और जो इम्पोर्टेंट मैसेज जाएगा फॉरेन इन्वेस्टर्स को कि इंडिया में रिफॉर्म का प्रोसेस डिस्पाइट जो भी ग्लोबल या डोमेस्टिक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी हो,
इंडिया का रिफॉर्म प्रोसेस का कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है एंड जब भी वो बाजार में लेने के मूड में आएंगे तो इंडिया वुड रैंक एज वन ऑफ द टॉप इन दैट लिस्ट फॉर देम। सो आई थिंक जीएसटी सेंटिमेंट वाइज, फंडामेंटल वाइज एंड फ्लोज वाइज एक काफी गेम चेंजिंग इवेंट हो सकता है। चलिए, तो शुक्रिया आपका यहाँ पर हमारे लिए वक्त निकालकर रजत आज सारे स्टॉक सेक्टर पर अपनी राय देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ देश की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म आईआईएफएल के हेड ऑफ रिसर्च अमर अंबानी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमारा स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। और आपको ऐसे माहौल में हम बुला रहे हैं जब बाजार कमजोर है, लोग नर्वस से हैं, लेकिन आपने एक बेहतरीन रिपोर्ट लिखी है। अगले 5 सालों के लिए आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान के लिए बुल रन तैयार होता हुआ दिख रहा है। और उससे भी बड़ी बात, 2016 का साल आपको काफी बेहतर नजर आ रहा है। बताइए, ये दोनों जो सोच है आपकी, इसके पीछे क्या कारण है? जी, तो हेडलाइन के हिसाब से तो आपने बात बराबर कही। हमने जो लिखा है कि एक बड़ा बुल मार्केट है जिसके फाउंडेशन इज बीइंग लेड, पर हैविंग सेड दैट अगर आप नियर टर्म में देखें तो जरूर बाजार में काफी नर्वसनेस है। यूएस फेडरल रिजर्व रेट हाइक को लेके, चाइना की इकोनॉमी को लेके, सॉवरेन वेल्थ फंड्स के, जनरली एफआईआईज के पैसे कहाँ जाएंगे, डॉलर स्ट्रेंथन होगा, काफी सारे चीज ग्लोबली है एंड लोकली ऑल्सो नियर टर्म में काफी सारे ऐसे हेडविंड्स जो कहते हैं वो दिख रहे हैं। जैसे कॉर्पोरेट अर्निंग्स अभी भी टेक ऑफ नहीं हुए हैं, काफी लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं कि गवर्नमेंट अब तक काफी कुछ कर पा रही है कि नहीं। तो मैं समझता हूं ये सब नियर टर्म हेडविंड्स तो है। और 2016 जो ईयर है वो एक ईयर ऑफ कंसोलिडेशन रहेगा, जहां पे मार्केट जो है एक टाइम वाइज एटलीस्ट इंडेक्स लेवल पे, ब्रॉड इंडेक्स लेवल पे टाइम वाइज करेक्शन करेगा और काफी सारे शायद इंडिविजुअल स्टॉक्स चलेंगे पर आउटसाइड द इंडेक्स, पर ओवरऑल एक ऐसा सिनेरियो बिल्ड होगा जिसमें काफी सारे फैक्टर्स जो है वो और इंप्रूव होते जाएंगे, ग्रेजुअली बेटर होते जाएंगे, विच विल देन ले द फाउंडेशन फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स टू कम। तो हमारा मानना है कि 2016 विल बी द फाउंडेशन ईयर और उसके बाद जो पीरियड आएगा वो एक बहुत बड़ा बुल मार्केट का पीरियड साबित होगा। ओके, और आपकी इस बुलिश आवाज को बाजार सुन रहा है। अमर, आप देखिए निचले स्तर से एक शानदार रिकवरी भी बाजार में देखने को मिल रही है। किसी भी वक्त हम लाल निशान से हरे निशान में आ जाएंगे। आप देखिए 7734 का निचला स्तर आज निफ्टी ने लगाया और उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी। मिड कैप इंडेक्स 0.5% के 1/4% के आसपास की मजबूती इस समय दिखा रहे हैं। सेक्टर्स हैं कुछ जहां पर तेजी देखने को मिल रही है और ऑटो वहां पर लीड कर रहा है। इसके अलावा चाय की कंपनियों में एक शानदार रैली देखने को मिल रही है। एमटेक ग्रुप के स्टॉक्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, एमटेक ऑटो, मेटलिस, फोर्जिंग, कास्टेक्स, इन स्टॉक्स में भी एक रनअवे रैली देखने को मिल रही है। लेकिन अमर, आपसे मेरा सवाल ये है कि अगले साल के लिए कौन सा वो थीम है जो आपने आइडेंटिफाई किया है जहां आपको लगता है एक बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी? कुछ सेक्टर्स बताइए। तो वैसे तो हमारा जो अप्रोच रहता है कि जो हम निवेशकों को बताते हैं वो ये है कि गो फॉर स्टॉक सिलेक्शन, गो फॉर बॉटम अप अप्रोच रादर देन सेक्टर टॉप डाउन अप्रोच। पर फिर भी अगर कुछ थीम हो जो मैं मानता हूं कि शायद बाजार के लिए अच्छी साबित हो, तो एक तो क्लियरली कंजम्पशन स्टोरी है, क्योंकि कंजम्पशन में हमारा मानना है कि जहां पे मे बी इंडस्ट्रियल और हेवी कैपेक्स एरियाज में शायद कंपनियां इतना निवेश के इतना एक्सपेंडिचर करे ना, पर कंजम्पशन जो एक थीम है वेदर अर्बन और रूरल विच इज स्लाइटली स्लो एट द मोमेंट, ओवरऑल ये दोनों थीम जो है वो प्ले आउट करेगी। तो आई थिंक कंजम्पशन एक थीम है जिसे हम ट्रैक कर रहे हैं और हम मानते हैं अच्छी रहेगी। दूसरी फार्मा सेक्टर जो है वो अभी भी हमें अच्छा लग रहा है। फार्मा सेक्टर में जो यूएस में अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ह्यूज है और मुझे लगता है कि आफ्टर सम कंसोलिडेशन वी विल सी दिस सेक्टर अगेन रैली हेवीली। तो आई थिंक फार्मा सेक्टर पे अभी भी हमारा कॉन्फिडेंस है, प्लस रुपी डेप्रिसिएशन जो है वो भी फार्मा सेक्टर के फायदे में साबित होगा। तो ओवरऑल ये दो सेक्टर जो है कि ये दो थीम जो है वो हमें बहुत ही स्ट्रांग लगती है
और कंजम्पशन थीम एक बहुत ब्रॉड थीम है और फिर वहां से आप काफी सारे सेक्टर में देख सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आप देखो तो जैसे ग्रीन प्लाई हो कि वो सब जो हो जो इंटीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कि आप ऑटो एंसिलरी शेयर्स भी देख सकते हैं। सो कंजम्पशन एक बहुत ब्रॉड थीम है और उसमें काफी सारे स्टॉक्स होंगे जो बहुत ही अच्छे साबित होंगे अगर लोगों ने उसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया तो अमर, वो कौन से स्टॉक्स आपको लगता है जो 3 या 5 साल के व्यू से, जब आप कह रहे हैं कि लंबी तेजी के लिए हम तैयार होने, बड़ा बुल रन बनेगा, तो ये 1 साल की थीम की बात अपनी जगह, लेकिन 3 से 5 साल के लिए आज से आपको जो स्टॉक्स, जो थीम्स आपको लगती है जहां पर निवेश करना चाहिए? सो 3 से 5 साल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो कंजम्पशन विल डेफिनेटली होल्ड ट्रू। इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसी थीम है जो चलेगी फ्रॉम अ 3 to 5 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे नहीं लगता कि जो करंट लेवल है इकोनॉमिक ग्रोथ का और जो करंट इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है वेदर इंफ्रास्ट्रक्चर और अदरवाइज, वहां पे इतने सारे ऑर्डर आ सके जिसमें बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जैसे L&T हो के BHEL हो उनका फायदा हो। छोटी छोटी जो कंपनीज है जो रीजन स्पेसिफिक है उनका शायद फायदा हो सकता है। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल मुंबई में काफी प्रोजेक्ट्स लिए तो मुंबई बेस्ड जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है उसमें तेजी दिख सकती है, पर ये नियर टर्म में है। पर अगर आप 3 to 5 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू से कहे तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर में वापस कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स होंगे जो अच्छा करेंगे। कंजम्पशन थीम डेफिनेटली अच्छा करेगी। और वो छोड़ के अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो आउटसाइड द इंडेक्स मैं बहुत सारे नाम तो वैसे नहीं लेना चाहूंगा, पर हमने हाल ही में एक रोड शो रखा था और उसके पहले हमने एक दिवाली रिपोर्ट निकाली थी और इन दोनों रिपोर्ट्स के जरिए और रोड शो के जरिए हमने थोड़े मैनेजमेंट्स और थोड़े कंपनीज को इंट्रोड्यूस किया था निवेशकों को, और उसमें एक ग्रीन प्लाई थी जो हमें अच्छी लगती थी। फाइनेंस में एक कैपिटल फर्स्ट करके कंपनी है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। सिमिलरली कैनफिन होम्स है जो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होम लोन कंपनी है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो हमने रेकमेंड किए हैं। तो कुछ स्टॉक्स के नाम तो आपने लिए हैं, ग्रीन प्लाई, कैनफिन होम्स, कैपिटल फर्स्ट, लेकिन आपने कुछ देर पहले कहा ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी आपको पसंद है और इंफ्रा शेयर भी पसंद है। इनके भी कुछ नाम बताइए जहां पर लोग आपकी राय को सुनकर पैसा बनाए लंबे समय में। तो हमारे कॉन्फ्रेंस में जो दूसरी कंपनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर में वो थी सद्भाव, एंड सद्भाव इंजीनियरिंग जो है वो एक इंफ्रा कंपनी है जो हमें अच्छी लगती है। मुझे, जैसे मैंने अभी कहा कुछ समय पहले, कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इमीडिएट नियर टर्म में इंफ्रा कंपनीज में बहुत ही अपसाइड हो। उसमें से अगर मैं सिलेक्टिव कंपनीज अगर मुझे पिक करनी हो तो सद्भाव इंजीनियरिंग इज वन सच कंपनी, क्योंकि जब समय खराब चल रहा था तभी भी इस कंपनी की जो बैलेंस शीट पोजीशन थी कि ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग थी, और ये कंपनी जो थी उसने लेफ्ट राइट सेंटर जाके कोई भी ऑर्डर लिए नहीं। दे काइंड ऑफ वेंट विद द स्लो डाउन, दे एंश्योर्ड दैट दे आर इन गुड पोजीशन, और अभी लास्ट 1 साल में वापस दे हैव बिकम एक्टिव इन बिडिंग एंड ensuring that they bid only for high margin projects। तो अभी जो लास्ट 1 साल है उसमें उनकी ऑर्डर बुक ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, और हमारा मानना है कि ये पिछले 1 साल की ऑर्डर बुक एंड प्लस व्हाट दे आर बिडिंग फॉर करंटली विल लीड टू अ लॉट ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी इन द नेक्स्ट 2 or 3 years। ठीक बात है। तो ये बेहतरीन थीम्स हैं जो आगे भी कारगर साबित होगी। शुक्रिया अमर आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी पूरी रिसर्च हमारे सामने रखने के लिए। और पहला सौदा में आपने देखा बाजार में कमजोर शुरुआत के बाद बेहतरीन रिकवरी दी है। देखना है ये रिकवरी कुछ और आगे बढ़ पाती है। फिलहाल पहला सौदा में आज के लिए इतना ही। प्रियंका हमारे साथ जुड़ेंगी जो लेकर आएंगे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।